नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, इतिहास के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले। आज यूं ही ये विचार आया कि थोड़ी बातचीत युवा शक्ति के ऊपर की जाए, तो इसलिए आज का जो टॉपिक हमने चुना है वह है युवा शक्ति और कौशल विकास। चूँकि जो मैं वीडियोस बनाता हूँ अधिकांशतः मैं विद्यार्थियों के लिए बनाता हूँ, जो विद्यार्थी हैं, जो युवा हैं। आज युवाओं के सामने क्या समस्याएं हैं, क्या कठिनाइयाँ हैं, तो इनको लेकर के ये वीडियो बनाना मुझे उचित लगा। तो चलिए हम चर्चा करते हैं युवा शक्ति और कौशल विकास पर। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि इतिहास में युवाओं का क्या स्थान रहा है। मित्रों, इतिहास साक्षी है कि जो भी दुनिया में जो भी परिवर्तन हुए हैं या बदलाव आए हैं, उनमें युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। युवा ही परिवर्तन, निर्माण, रचना, संघर्ष तथा साधना का मार्ग प्रशस्त करता है। जब युवा करवट लेता है तभी नए रास्ते खुलते हैं। समाज की शक्ति और गति दोनों ही युवाओं पर ही निर्भर है। आपके सामने कुछ उदाहरण हैं, आप देखें जो हमारे इतिहास पुरुष हैं, जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कालिदास, हर्षवर्धन, शंकराचार्य, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रहीम, रसखान, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया इत्यादि और अन्य हजारों ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने युवा अवस्था में ही अन्याय, शोषण, अज्ञानता, असमानता, द्वेष, भ्रष्टाचार और अत्याचार इत्यादि का सफलतापूर्वक प्रतिकार किया और दुनिया में उन्होंने अपनी एक अमिट छाप बनाई। आप गांधी जी का उदाहरण ले लें। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जब रंगभेद के विरुद्ध अभियान छेड़ा तो वो एकदम युवा थे, किंतु वर्तमान समय में बड़ी विडंबना है कि आज का युवा दिग्भ्रमित है और उसे सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर युवा से अर्थ क्या है, युवा का मतलब हम क्या समझते हैं। युवा आमतौर पर 15 से 35 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्ति युवा समझे जाते हैं। आप प्रधानमंत्री का भाषण सुनते होंगे, वो अक्सर अपने भाषणों में इस बात का उल्लेख करते हैं कि भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या इस समय जो है वो लगभग 35 वर्ष की आयु की है, यानी युवा है। तो मित्रों, ये बात सही है कि 15 से 35 वर्ष के व्यक्तियों को युवा कहा जाता है वैज्ञानिक रूप से, लेकिन अगर व्यक्ति मन से युवा है तो वह व्यक्ति चिर युवा होता है, यानी कि वो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। मन से जवान होना, मन से युवा होना आवश्यक है। युवा कौन है? युवा वह है जिसमें उत्साह हो, जिसमें लगन हो, जो दृढ़ निश्चयी हो, जिसमें निष्ठा हो, जोश हो, जो भावनाओं से भरा हुआ हो, जिसमें संवेदना हो, जिसमें जागरूकता हो, जिसमें जुझारूपन हो, जो सक्रिय हो और जिसमें एक अलग प्रकार की मस्ती हो। ऐसे लोगों को युवा कहा जा सकता है। आज युवाओं के आदर्शों में बड़े तेजी से बदलाव आ रहा है। योग्यता का महत्व घट रहा है। हम ये देखते हैं कि हमारे युवा निराश हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे नंबर ला के, बहुत अच्छे अच्छे अंक ला के विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटीज़ में और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी जो है वो आज बेरोज़गार है। इसीलिए जो है आज उनका महत्व घटता जा रहा है तथा उनकी महत्वाकांक्षा जो है वो प्रबल होती जा रही है। आराम, सुख, विलासोपकरण और उपभोक्तावाद के आकर्षण ने
आज के युवा को एक तरह से ट्रैप कर लिया, फंसा लिया है। आज का युवा जो है इन उपभोक्तावाद के आकर्षण में आकंठ धंसता जा रहा है, डूबता जा रहा है। वो अपने संसार में सीमित होता जा रहा है तथा सत्ता, राजनीति और सामाजिक बदलाव से उसका कोई सरोकार नहीं रह गया है। सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय प्रश्न, मूल्यबोध, संस्कृति और आध्यात्मिकता जैसे जीवन मूल्य आज के युवा के लिए कोई महत्व नहीं रखते। आज का युवा बिना अधिक परिश्रम किए ही सब कुछ पा लेना चाहता है। बड़ी संख्या में शिक्षित युवा विदेशों की राह पकड़ रहे हैं। कारण क्या कि जिस प्रकार की सुख सुविधा और जो संसाधन वो ये चाहते हैं वो उन्हें अपने देश में नहीं मिल पाता है। तो आधुनिक संचार माध्यमों द्वारा एक ऐसा प्रभामंडल युवाओं के समक्ष खड़ा किया जा रहा है जिसकी चकाचौंध में आज का युवा गुम होता जा रहा है, खोता जा रहा है। वो अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है। वो अपनी पहचान उसे समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। तो निरंतर वर्धमान युवा जनसंख्या को उन्नत प्रशिक्षण और कौशल विकास के माध्यम से अच्छे अवसर उपलब्ध कराने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में कौशल विकास योजना का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया। आज भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग युवा है, अर्थात 25 से 35 वर्ष की आयु का है। परंतु दिशाहीन युवाओं की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सभी का चिंतित होना स्वाभाविक है। दोस्तों, युवाओं का भटकाव और कुछ राज्यों में उनके द्वारा हिंसा और आतंक के मार्ग को अपनाना बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। हिंसा और अपराध के रास्ते पर वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं, वो बेरोजगार है और उनको बड़े आसानी से बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है। यदि हमें प्रेम और भाईचारे के साथ सामाजिक परिवर्तन और पुनर्निर्माण का रास्ता अपनाना है तो हिंसा के मार्ग का त्याग करके हमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के अवसर ढूंढने के लिए अहिंसा और विचार विमर्श का मार्ग अपनाना होगा। यानी युवाओं को सही रास्ते पर ले आना पड़ेगा, उनकी अच्छी तरह से काउंसलिंग करनी पड़ेगी और उनके लिए रोज़गार का सृजन करना पड़ेगा। उनको स्किल्ड बनाना होगा, उनको ऐसा बनाना होगा कि जिससे कि वो अपना रोज़गार कमा सकें। युवा शक्ति को जागृत करने के लिए हमारी सरकार ने पहल भी की है, ऐसा नहीं है। अब आप देखें कि 20 मार्च 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक कौशल विकास योजना को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य था बेहतर संसाधनों और उपक्रमों के माध्यम से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। सरकार के इस सुनियोजित योजना द्वारा देश के लगभग 24-25 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किए जाने की योजना बनाई गई थी और इस अभियान का मकसद देश भर में कौशल विकास योजनाओं को एकीकृत करना और उसकी निगरानी करना है। इसके तहत यह भी तय किया गया कि व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए छात्रों को सब्सिडी वाले कर्ज दिए जाएंगे। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना की गई है। तो यह मंत्रालय देश में सभी कौशल विकास के प्रयासों के समन्वय, कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने के लिए, घटाने के लिए प्रयासरत है। साथ ही यह मंत्रालय यानी उद्यमिता मंत्रालय व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण ढांचा बनाने, कौशल उन्नयन, कौशल निर्माण और नौकरियों के लिए अभिनव सोच के लिए भी उत्तरदायी है, नई सोच के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों, कहा जाता है कि युवा शक्ति राष्ट्र का मेरुदंड है, अर्थात बैकबोन। यूथ आर द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश के बैकबोन जो है वो युवा ही होते हैं।
अतः यदि राष्ट्र को मजबूत बनाना है, राष्ट्र को सशक्त बनाना है, राष्ट्र को ताकतवर बनाना है, तो इसके लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्र के युवाओं को शक्तिशाली बनाया जाए, उन्हें चिंतनशील बनाया जाए, उन्हें राष्ट्रभक्त बनाया जाए और उन्हें मूल्यों में आस्था रखने वाला बनाना होगा। उन्हें हर तरह से देश के विकास के लिए प्रभावी बनाना होगा। मित्रों, हम स्वामी विवेकानंद की बात करें अगर, तो हम देखें स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को बहुत उत्साहित किया था। उन्होंने ये कहा था, युवाओं का आह्वान करते हुए एक बार उन्होंने कहा था कि मेरे साहसी युवकों, उठो, जागो, शक्तिमान बनो, सारा उत्तरदायित्व अपने कंधे पर ले लो और जान लो कि तुम ही अपने भाग्य के विधाता हो। तो स्वामी विवेकानंद का यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। हर युवा अपने भाग्य का विधाता है, अगर वह ठान ले, अगर वह अच्छी तरह से ये तय कर ले कि उसे अपना भाग्य बनाना है, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, कितनी भी बाधाएं आएँ, तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिलेगी। किसी भी देश को सुखी व संपन्न बनाने व स्वावलंबन की दिशा में ले जाने का दायित्व उस देश के नागरिकों, विशेषकर मेहनत कश और परिश्रम करने वाले युवाओं पर ही होता है। बिना उद्यम के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, किंतु उद्यम के साथ साथ कौशल का होना भी आवश्यक है। अगर बिना कौशल के, बिना स्किल के उद्यम किया जाएगा, परिश्रम किया जाएगा, तो उसके वो परिणाम नहीं आएंगे जो परिणाम एक कौशल युक्त नौजवान के परिश्रम से आ सकता है। तो मित्रों, बिना उद्यम के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता और उद्यम के साथ साथ कौशल का भी होना आवश्यक है। आर्थिक दृष्टि से देश को बेहतर बनाने के लिए युवाओं को शिक्षित करना, उनमें रोजगार लायक कौशल, दक्षता और क्षमता का विकास करना और रोजगार के अवसर मुहैया कराना आवश्यक है। आज आवश्यकता इस बात की है, हमारी सरकारों को चाहिए कि देश में दक्ष या स्किल्ड युवाओं की एक ऐसी फौज खड़ी कर दें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश की पहचान स्थापित कर सकें। इसके लिए बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे राष्ट्रीय कौशल विकास नीति में जो ITIs हैं, ITCs हैं, व्यावसायिक स्कूल हैं, तकनीकी स्कूल हैं, पॉलिटेक्निक हैं और भी बहुत सारे जो पॉलिटेक्निक के कॉलेज हैं, और साथ ही साथ विभिन्न मंत्रालय हैं, विभिन्न सरकारी विभाग हैं। तो इन सबको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो कौशल विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें और पूरी जो प्रशिक्षु हैं उनके लिए पूरी सुविधाएं मुहैया कराएं। जैसे उनको अनौपचारिक प्रशिक्षण दें, उनको विकास के लिए प्रशिक्षण दें, उनको वेब आधारित अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराएं, ई-लर्निंग की सुविधा उपलब्ध कराएं तथा जो दूरस्थ अध्ययन सहित और भी जो सुविधाएं युवाओं को उपलब्ध करा सकें वो सब कराएं। तो ये सब जिम्मेदारी जो है ये विभिन्न मंत्रालयों को और विभिन्न शैक्षिक संस्थानों को, खास करके जो व्यावसायिक संस्थान हैं, व्यावसायिक शिक्षण देने वाले, प्रशिक्षण देने वाले संस्थान हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन केवल इतने से ही कुछ नहीं होगा मित्रों, हमें अपने शैक्षिक संस्थानों को विश्व स्तर का बनाना होगा। आज आप देखिए शैक्षिक संस्थानों की रेटिंग की जो सूची आती है तो उसमें यह देख करके आश्चर्य होता है कि भारत जैसे देश में जहाँ 130 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, वहाँ शिक्षा का स्तर कितना नीचे चला जा रहा है। प्रायः जो है दुनिया की 100 या 200 विश्व स्तरीय संस्थाओं में भारत के इक्के दुक्के संस्थान ही आते हैं या वो भी नहीं आते हैं। तो इसलिए यह देख करके बड़ा दुख होता है। हमें अपने शैक्षिक संस्थानों को विश्व स्तर का बनाना होगा, जिससे हमारे छात्र विदेशों का
रुख न करें, विदेशों की ओर आकर्षित ना हों, बल्कि यहीं उनको सारी सुख सुविधा संसाधन सब चीज़ यहीं पे मिले। जो फैसिलिटीज़ जो सुविधाएं विदेशों में हैं वो सुविधाएं जो हैं हमें उनके लिए यहीं पर उपलब्ध कराना पड़ेगा। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या हमारे प्रशिक्षण संस्थान इन मानकों पर खरे उतरने के लिए तैयार हैं? क्या वो दुनिया के प्रशिक्षण संस्थानों से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? तो हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को रोजगारोन्मुखी बनाना होगा और शोध संस्कृति पर बल देना होगा। शिक्षा जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड बनाना होगा, शोध संस्कृति पर बल देना होगा। हकीकत यह है कि शिक्षा संस्थान उद्योगों को बढ़ावा देने के बजाय आज बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं जो हैं स्वयं एक उद्योग हो गए हैं। जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन होता गया है तो एजुकेशन जो है इज़ बीइंग सोल्ड जस्ट लाइक हॉट केक्स। शिक्षा जो है वो बिकाऊ हो गई है, शिक्षा जो है वो भी एक उद्योग हो गया है, वो भी एक व्यवसाय हो गया है। तो इस स्थिति से हमें उबरना होगा। एक बहुत बड़ी विडंबना हमारे सामने ये है मित्रों कि ग्रामीण युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या जो है बेरोजगार है। तो ग्रामीण युवाओं का रोजगार होना अपने आप में बहुत गंभीर बात है। वे प्रायः उन सभी सुविधाओं से वंचित रहते हैं जो कि शहरी युवाओं को आसानी से उपलब्ध रहती है। ग्रामीण तथा शहरी युवाओं के मध्य बढ़ती हुई इस खाई को पाटना पड़ेगा। गाँव में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। गांव के जो स्कूल कॉलेज हैं उन स्कूल कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो विकसित करना पड़ेगा और ऐसा प्रयास करना पड़ेगा कि वहाँ से निकला हुआ विद्यार्थी भी जो है और शहर में पढ़े हुए विद्यार्थियों के साथ मुकाबला कर सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादक क्षमता पर विकास देते हुए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का प्रारंभ किया है। इसके तहत लाभकारी योजनाओं को ग्रामीण युवाओं तक पहुंचाना, उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, समावेशी कार्यक्रम तैयार करना, रोजगार व आजीविका के साधनों की व्यवस्था करना और उग्रवाद प्रभावित राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र व वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र आदि में निर्धन ग्रामीण युवाओं के लिए परियोजनाओं पर अधिक ध्यान देना सम्मिलित है। भारत सरकार इस समय 70-80 से अधिक छोटी बड़ी अवधि के तथा अलग अलग विशेषज्ञता वाले कौशल विकास कार्यक्रम चला रही है। और यहाँ तक कि आप देखें तो जेल के कैदियों में भी जो है कौशल विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। तिहाड़ जेल के हजारों कैदी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें जो है बीपीओ, खुदरा सेल्स और कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे जो रोजगारोन्मुख जो कौशल हैं उनका प्रशिक्षण उनको दिया जा रहा है। किंतु बड़ी संख्या में युवाओं को प्रशिक्षित करना स्वयं में एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री अक्सर अपने भाषणों में इस बात का उल्लेख करते हैं कि भारत को चीन से भी आगे ले जाना है। वो भारत को चीन से आगे ले जाने का स्वप्न देख रहे हैं, जिसकी चर्चा प्रायः वो आप किसी भी भाषण में देखिए तो अक्सर अपने भाषणों में जो वो करते रहते हैं। किंतु इसके लिए हमें अपने प्रशिक्षण संस्थानों को विश्व स्तर का बनाना होगा। हमारे प्रशिक्षण संस्थान क्या इस योग्य हैं कि हम दुनिया के एक से एक जो नामी प्रशिक्षण संस्थान हैं उनसे हम अपना मुकाबला कर सकें, हम अपने युवाओं को विदेश की ओर उन्मुख होने से रोक सकें। हमारे अधिकांश प्रशिक्षित युवा अक्सर हम देखते हैं कि अनुकूल माहौल और लाभप्रद रोजगार के अभाव में विदेश चले जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे जो IITs वगैरह हैं वहाँ से
सरकार इतना पैसा खर्च करती है विद्यार्थियों के ऊपर, वहाँ से पढ़ने लिखने के बाद अक्सर जो है हम देखते हैं कि विद्यार्थी बाहर चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं और वहाँ जा कर के वो नौकरी करते हैं, क्योंकि उनको यहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ पे अनुकूल माहौल और वो सारी सुख सुविधा यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो नतीजा ये होता है कि अपने देश का विकास करने के बजाय वो दूसरे देशों का विकास करते हैं। ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ी समस्या रही है और प्रारंभ से ही हम ये देखते हैं कि जो विदेशी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो सब जो है हमारे यहाँ के युवाओं को स्कूल कॉलेज से ही उठा लेती हैं और उनको अपने यहाँ ले जाते हैं और वहाँ ले जा कर के उनको अपने यहाँ कामों में लगा देते हैं। आज अगर आप देखिए तो दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके सीईओज अगर आप देखें तो वो सारे भारतीय हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ स्किल की कमी है, हमारे यहाँ निपुणता की कमी है। हमारे यहाँ एक स्वस्थ वातावरण निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ वो सारी सुविधाएं जो हमारे युवाओं को उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जो बाहर की कंपनियां उन्हें देती हैं। तो यदि हम ये देखें कि हमारे जो प्रशिक्षित युवा हैं उनका जो लाभ है, उनके प्रशिक्षण का, वो प्रशिक्षित युवाओं का लाभ जो है वो दूसरे देश उठा लेते हैं और उनके यहाँ प्रगति होती है, विकास होती है, तरक्की होती है। तो बढ़ती हुई युवा जनसंख्या को यदि हम उच्च कोटि का प्रशिक्षण और उत्तम रोजगार नहीं प्रदान करेंगे तो आगे चल कर के देश के समक्ष सामाजिक अव्यवस्था के रूप में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, बल्कि हम कहेंगे कि उत्पन्न हो ही रही है। आज युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं के मन से निराशा के बादल हटाने के लिए बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है। सरकार जो है वो नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई है। नई शिक्षा नीति में इस बात पर जोर दिया गया है, बार बार ये कहा जाता है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया जाता है। जगह जगह पर इस पर रोज़ तमाम संगोष्ठियाँ हो रही हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, तरह तरह की बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। लेकिन ये सारी बातें तभी सफल हो पाएंगी मित्रों जब कोई योजना सही ढंग से कार्यान्वित होगी। सही ढंग से जब तक योजना कार्यान्वित नहीं होगी तब तक उसका लाभ बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है किसी को भी। तो इसलिए सही क्रियान्वयन बहुत आवश्यक है। शिक्षा नीति को व्यावसायिक बनाया जाए, कोशिश किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे छात्र हैं, अब हर छात्र जो है वो IAS PCS ये नहीं बन सकता है, लेकिन छात्रों को शिक्षा के दौरान, पढ़ाई लिखाई के दौरान ही प्रयास ये किया जा सकता है कि उनको कोई न कोई एक व्यवसाय सिखा दिया जाए, जिससे कम से कम पढ़ने लिखने के बाद, पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद वो बेरोजगार न हो। ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। और इनकी बातें बहुत समय से होती रही, आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही न जाने कितने शिक्षा आयोग बने, न जाने कितने कमीशन बने, तरह तरह के सुझाव दिए गए। लेकिन हर बार जो शिक्षा आयोग वगैरह के सुझाव थे, जो युवाओं के विकास के बारे में जो सुझाव वगैरह दिए गए थे, वो धीरे धीरे सब राजनीति का शिकार होते चले गए। और नतीजा ये हुआ कि अच्छी योजनाएं कभी लागू नहीं की जा सकी, अगर लागू भी की गई तो उनका पूरा अच्छा परिणाम नहीं आ सका। तो इसलिए एक शिक्षा को राजनीति से एकदम अलग रखना चाहिए। कभी भाषा की राजनीति की जाएगी, कभी और किसी चीज़ की राजनीति की जाएगी। तो शिक्षा को, केंद्र सरकार को ये चाहिए कि शिक्षा को प्रायोरिटी पर ले और शिक्षा में अधिक से अधिक संसाधन खर्च करे। शिक्षा में, प्रशिक्षण में, युवाओं के कौशल विकास में जो देश के अधिक से अधिक संसाधन खर्च होने चाहिए, क्योंकि तभी जा कर के जब हमारे यहाँ का युवा शिक्षित होगा, प्रशिक्षित होगा, उत्साह से भरपूर होगा, कुछ करने के लिए उसके मन में इच्छा होगी, उसे अनुकूल वातावरण मिलेगा, उसे अनुकूल माहौल मिलेगा, तो निश्चित रूप से वो अपना जीवन भी सुधारेगा
और साथ ही साथ देश का भविष्य भी संवारेगा। तो मित्रों, संक्षेप में युवाओं से संबंधित समस्याओं को आपके समक्ष ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयास मैंने किया। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं। और आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो सुझाव हैं, वो सादर आमंत्रित हैं। आज का वीडियो इतिहास से थोड़ा अलग हट करके है, लेकिन ये भी इतिहास का ही एक हिस्सा है, इतिहास का ही एक भाग है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रयास पसंद आएगा। नमस्कार, शुभ दिवस।